सीए सबसे सस्ता कोर्स है तो मार्केट, क्योंकि इसको एक इतना एथिकल प्रोफेशन बोला हुआ है कि आप क्लाइंट के पास नहीं जा सकते, क्लाइंट घूम के अपने पास आता है। सीए में ना तो कभी आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगी, अगर आपने सीए कर लिए कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखेगी। आई हैव सीन पीपल जो साइंस बैकग्राउंड से भी उन्होंने सीए क्लियर करी है, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी करी है और कॉमर्स बैकग्राउंड से। सीए का जो पूरा करिकुलम है दैट डिमांड्स हार्ड वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डेडिकेटेड होना है, आपको हार्ड वर्क करना है। नमस्कार। स्ट्रीम से ड्रीम की सीरीज में आज हमारे गेस्ट हैं जितेन गोयल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेन गोयल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। धन्यवाद, मुझे इस इंटरव्यू के लिए आपने सेलेक्ट किया। वेलकम सर। हाँ जी। सीए आजकल जब बच्चे कॉमर्स लेते हैं स्कूल में, हाँ जी, तो जब भी हम पूछते हैं उनसे कि बेटा आपने कॉमर्स क्यों ली, तो बोलते हैं सीए बनना है। बिल्कुल। नॉलेज नहीं है, हाँ जी। पर हाँ मीडिया में देखते हैं, कहीं भी कुछ जैसे भी उनको जो भी चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहले तो जितेन जी ये बताइए कि चार्टेड अकाउंटेंट जो है वो क्या है और उनका काम क्या होता है सीए का? बिल्कुल, मैं पहले अपनी जर्नी बताता हूँ। अगर हाँ जी आज सर। जब मैं भी 12th क्लियर किया, उसके बाद कॉमर्स मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था हाँ फर्स्ट जी। ईयर। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कहीं पे भी जाता था तो कहते थे कि यार सिर्फ कॉलेज करके क्या करना है, कुछ तो करो, हाँ जी। हाँ जी। आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री लो। तो अब कॉमर्स करने के बाद हमें ऑप्शंस मिलता था, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है। ये 3 स्ट्रीम्स हमें मिलती थी। ठीक है। तो भाई सबने बोला था कि सबसे एलीट चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कर लो। कि जब एंटर किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि इसमें काम होता क्या है करने के बाद। हाँ, बट अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद, राइट, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पास क्या होता है, अब जैसे आपकी 2 फील्ड खुलती है। कोई भी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कोर्स कंप्लीट करते हो, तो उनके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप प्रैक्टिस में चले जा सकते हो या आप किसी भी जॉब में जाते हो। और इसकी डिमांड इतनी है, अगर मैं आपको ऐसे बात करूँ, तो जैसे आज फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर में हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक सीएफओ चाहिए होता है जो पूरी फाइनेंशियली सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो उनकी प्रेफ़रेंस होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिक्रूट करना, राइट? और उनकी डे टू डे अकाउंटिंग से रिलेटेड टैक्सेशन होगी, कंप्लायंसेस हो गए, उसके लिए रिक्रूट करना। सो वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेजर रोल होता है। आज अगर मैं इनके कॉम्पिटिटिव प्रोफेशंस की बात करूँ तो एमबीए फाइनेंस है और है। बट अगर आप हार्डकोर, क्योंकि एमबीए फाइनेंस आर मोर रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ अ थिंग। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको इन डेप्थ नॉलेज होती है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी है वो इतनी, मतलब इन डेप्थ अकाउंटिंग नॉलेजेस आती है, तो लोग प्रेफर करते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो होगी जॉब वाली प्रोफाइल की। एक होती है प्रैक्टिस प्रोफाइल, जो आज मैं अपनी बात करूँ तो आज मैं एक फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। प्रैक्टिस के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें खुलती है, बहुत सारी फील्ड्स खुलती है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ, एक हमारा जो मेन कोर फील्ड होता है ऑडिट एंड एश्योरेंस, राइट? जिसके अंदर हम ऑडिट करते हैं बेसिकली। ऑडिट में अलग-अलग टाइप के ऑडिट्स होते हैं। आप जैसे कंपनी के स्टैट ऑडिट होते हैं, इंटरनल ऑडिट होते हैं। ऑडिट के अलावा फिर एक आता है टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में भी डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, राइट? इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मैं आपको अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जीएसटी है। दैट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक डायरेक्ट टैक्स हो गया जो इनकम टैक्स हो गया। आप इसके बारे में आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, इनकी कंप्लायंसेस कर रहे हो, आईटीआर फाइल करनी है या कंपनीज़ की आईटीआर फाइल करनी है। एक ये फील्ड होगी। एक आता है आपका, नेक्स्ट फील्ड आती है जो फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है, या फिर आपको बात करूँ वैल्यूएशन से रिलेटेड है चीज़ें। राइट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आजकल वैल्यूएशंस की प्रोफेशन में बहुत आ गए, जहाँ पे आप कोई भी कंपनी मर्जर हो रही है, एक्विजिशन हो रही है, किसी कंपनी को टेक ओवर हो रहा है, तो उनकी वैल्यूएशंस क्या है, उनकी नेटवर्थ क्या है। तो अल्टीमेटली आपको एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल चाहिए जो उसकी वैल्यूएशन निकाल सके। तो एक वैल्यूएशंस का भी काम आता है। ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब नई-नई फील्ड्स के अंदर जैसे-जैसे अभी एआई इरप्ट हो रहा है, राइट? तो हमें फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी होती है। जैसे आज फॉरेंसिक क्रिमिनल के अंदर फॉरेंसिक होता है, ऐसे सिविल फ्रॉड्स में भी फॉरेंसिक होती है, राइट? अगर जैसे बैंक के अंदर कोई फ्रॉड्स है, तो हमें फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को बुलाया जाता है कि आप फॉरेंसिक करो इनका, राइट? तो एज़ अ फॉरेंसिक की चीज़ें आ गई है। आज जैसे अगर कोई कंपनी सिक कंपनी बोलते हैं हम, जो कोई अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो एक इंसॉल्वेंसी में फाइल करती है अपने आप को, राइट? जहाँ पे वो बेसिकली, अगर मैं लेमैन में बोलूँ, पहले बोलते थे कि कंपनी का दिवालिया निकल गया। हाँ जी। राइट, तो वो एक एसोसिएशन में फाइल करते थे अपने आप को,
वहाँ से उनकी सेटलमेंट होती थी। अब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये है कि हम एनसीएलटी में कंपनीज़ जाती है कि भाई हमारी कंपनी हम चला नहीं पा रहे, या उन्होंने कोई क्रेडिटर्स डिफ़ॉल्ट कर दिए, पैसे दे नहीं पा रहे, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो रही है। तो एनसीएलटी फिर क्या करती है, प्रोफेशनल्स को हायर करती है, ठीक है। राइट? कि आप इन कंपनी को आप मैनेज करो, जिसको रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल्स बोलते हैं। सो दे आर आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? सो ये तो मैंने आपको एक लिमिटेड चीज़ें बताई है। उसके अलावा और बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, जो प्रैक्टिस में ओपन हो जाती है। जैसे आज ईएसजी फ़ील्ड्स आ रही हैं, जहाँ पे कार्बन रेटिंग्स वगैरह में भी, इनमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो ऐसे मल्टीपल फ़ील्ड्स हैं। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी-अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्टीज़ करता है। ऑब्वियसली एक आदमी हर फ़ील्ड में नहीं कर सकता एक्सपर्टीज़, तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ करके उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। सो ये मेन एरियाज़ है, जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। अच्छा, जैसे आप सीए हैं, आपने लॉ भी कर रखी है, मैं देख रहा था अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मुझे सीए बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? तो वो थोड़ी-सी वो जर्नी बताएँ आपकी। हाँ, स्कूल के बाद ऐसे-ऐसे मेरे दिमाग में आया कि मुझे बिल्कुल सर, इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा जो स्पार्क हुआ था, कहाँ से हुआ था? मेरी फैमिली जो है दैट इज़ टोटली अ बिज़नेस बैकग्राउंड, राइट? वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ये भी नहीं बोलूँगा कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, राइट? मैं बेसिकली मैंने स्कूलिंग वगैरह की थी वेस्ट बंगाल से, दार्जिलिंग साइड से, राइट? जब हायर एजुकेशन करा था, तो एक छोटे शहरों पे ये होता है कि भाई आपको पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, क्योंकि छोटे शहरों पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके इनिशियली मैंने कॉलेज जॉइन किया था। उस टाइम पे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, मुझे सीए करनी है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था इस बारे में। सडनली मैं एक फैमिली फंक्शन में गया था, तो फैमिली फंक्शन में एक मेरे मम्मी के चाचा साइड से थे, सो दे वर वेल एजुकेटेड, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो उन्होंने मेरे से आके पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो मैं कहा, भाई दिल्ली में मैं तो कॉलेज कर रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ही वाज़ नॉट वेरी हैप्पी, मतलब उनका था कि सिर्फ़ कॉलेज, क्या होगा बेटा सिर्फ़ कॉलेज से? मतलब अब इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉलेज से तो कुछ होना नहीं है। यू शुड डू समथिंग एल्स, कुछ प्रोफ़ेशनल करना है। अब कुछ प्रोफ़ेशनल करना है, तब मेरे को स्पार्क हुआ कि भाई करूँ क्या? अब उन्होंने बोल दिया कि अब मैं तो भाई खुश होके आया था, छोटे शहरों से बड़े शहर में आया कि मुझे कॉलेज कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ें, डिग्री मिलेगी कॉलेज की, फिर जॉब मिलेगी या कुछ भी, एक एक माइंडसेट था। बट वो दिन था कि मैंने फिर दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि भाई अब करूँ क्या मैं? फिर मैंने सीएस के बारे में सुना, सीएस, आईसीडब्ल्यूए। सो आई वाज़ ऑलवेज़ अ गुड स्टूडेंट इन माय स्कूलिंग डेज़, राइट? सो आई चोज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि भाई सीए, अब इसके बारे में समझते हैं क्या है, क्या नहीं है। फिर मैं आया यहाँ पे आईटीओ पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ गया, इसके सब्जेक्ट्स देखे क्या है, करिकुलम क्या देखा, फिर मैंने अपने आप को एनरोल कराया। सो दिस इज़ हाउ सीए केम इंटू माय माइंड, कि किसी ने मुझे स्पार्क किया कि बेटा सिर्फ ग्रेजुएशन से क्या होगा? आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अचीव। अब अगर जैसे बच्चे हैं, वो कहते हैं सर मुझे सीए करना है, ठीक है, तो आप उन्हें ऐसे कैसे समझाएँ कि सीए में क्या-क्या पढ़ना है? जैसे वी ऑलवेज़ हम सुनते हैं कि बहुत कम सीए बन पाते हैं, बिल्कुल। बहुत टफ पढ़ाई है, तो उसके बारे में थोड़ा बच्चों को गाइड करो कि हाँ, बच्चों ऐसे करके आप ऐसे पढ़ाई करनी, ये सिलेबस है और आपका बैकग्राउंड ये हो या आपको इन सब्जेक्ट्स में ऐसे-ऐसे महारत हासिल करनी पड़ेगी, तभी सीए बन सकते हो। इस वे में थोड़ा-सा बताओ सर? बिल्कुल, देखो मैं सीए के प्रोफ़ेशन को ना, मैं ये नहीं बोलता, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थे स्कूल में, मेबी मतलब 60-70% वाले भी, 70-75% वाले बच्चे भी, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है। ठीक, सीए का जो पूरा करिकुलम है, दैट डिमांड्स हार्ड वर्क। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको डेडिकेटेड होना है, आपको हार्ड वर्क करना है। जब क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है और आपका जो प्रिपरेशन टाइम होती है, जैसे आज एग्ज़ाम्स हमारे टाइम पे तो क्या होता था, गैप नहीं होते थे, लगातार एग्ज़ाम्स होते थे। तो आपको ना बीच में जब गैप नहीं मिलता, तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, राइट? तो आप पेपर देने जाते हो तो आपको एक पैनिक हो जाता है कि आदमी घबरा जाता है उस चीज़ को देने के लिए। बिल्कुल। अब हालाँकि इंस्टीट्यूट ने अब 1-1 दिन के गैप देने शुरू कर दिए कि स्ट्रेस थोड़ा-सा कम हो। बट अगर ओवरऑल बात करूँ, आपको ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ होना है। आई हैव सीन पीपल जो साइंस बैकग्राउंड से भी उन्होंने सीए क्लियर करी है, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी करी है और कॉमर्स बैकग्राउंड से भी करी है। हाँ, अगर आप साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से आपको डिफिकल्टीज़ आती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि जब कोई 11th-12th कॉमर्स बैकग्राउंड से करता है, तो उसको अकाउंट समझ आ जाती है। तो वो उसके लिए थोड़ा ईज़ी होता है, और बाकी किसी और फील्ड से करो तो उनको कोप अप करना मुश्किल होता है थोड़ा-सा, बट नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, बट इसमें ये है कि
आपको ये मान के चलो कि अगर सीए का कोर्स 3 साढ़े 3 साल 4 साल का अब है, पहले 5 साल का था। ये 3 साढ़े 3 साल को आपको अपनी मस्ती-वस्ती सब छोड़नी है। इन शॉर्ट अगर बात करूँ, इसको आपको डेडिकेटेडली अगर आपको क्लियर करना है, तो क्योंकि इस 3 साढ़े 3 साल के अंदर आपकी 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। बेसिकली आपको किसी सीए ऑफिस में जाके काम करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम है, वो करिकुलम ऐसा डिज़ाइन्ड है कि भई आपको सिर्फ एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं होना, अगर आपको वर्ल्ड लाइफ में आना है, तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। आपको एक ऑफिस में जाके चेयर पे बैठना आना चाहिए 8 से 10 घंटे। आपको लैपटॉप चलाना आना चाहिए, आपको जो सीए के रिलेटेड काम होते हैं, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब आप सीए क्लियर करो, तो आप किसी न किसी इंडस्ट्री में एब्ज़ॉर्ब हो सको। तो वो एक हार्ड वर्क जर्नी है, मतलब आपको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको एक्सपर्टीज़ है। मेरे एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारे जो मैंने बताया था कि 70-75% वाले बच्चों ने भी क्लियर किया है और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बहुत बहुत ही ते अच्छे बच्चे थे 95-90% वाले बच्चे, जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ क्लियर, राइट? क्योंकि वो आप क्या करते हैं, जैसे एक बच्चों की एज होती है, 12th तक बच्चे 12th के बाद उनको लगता है कि यार हमने एक बहुत बड़ा पड़ाव खड़ा क्लियर कर लिया है, अब तो हम कॉलेज में मस्ती करेंगे। जो सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है कि अब तो मस्ती करेंगे। अगर आप सीए जॉइन करके और आप मस्ती की लाइन में चले गए, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बाकी अगर मैं बाकी कोर्सेज़ के कंपेयर में बात करूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैं किसी इंजीनियर्स को ही लूँ, इंजीनियर्स में क्या है, एंट्री मुश्किल है, राइट? आपको एंट्रेंस देके आपको इंजीनियरिंग में एंट्री करनी है। वन्स यू हैव एंटर्ड, फिर आपका बाकी जर्नी स्मूथ होती है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, कोई ऐसा नहीं सुनेगा कि एंट्री करने के बाद वो निकल नहीं पाया। सीए के अंदर एंट्री ईज़ी है, आप कूद जाओ, बट एग्ज़िट मुश्किल है। तो इसके अंदर ना आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर आपने सपोज़ साढ़े 3 साल की जगह आपने एंट्री तो कर ली, आपने 6-7 साल इस कोर्स पे लगा दिए और फिर भी क्लियर नहीं कर पाए, तो आप कहाँ के बचे? आप कहीं के नहीं रहे ना फिर तो, क्योंकि आपका डिग्री आपके पास आई नहीं, तो आप उस लेवल पे आप उसको इनकैश नहीं कर पाओगे चीज़ों को, आपका करियर तो डगमगा गया। तो जो मेन रिस्क फैक्टर है, वो ये है कि जब आप एंट्री करो, तो आप ये मान के चलना कि मुझे फुल डेडिकेटेडली इस कोर्स को करना है, तभी आप एग्ज़िट कर पाओगे। अगर आपने बीच में थोड़ा-सा भी लेथार्जिक हो गए या थोड़ा-सा भी लेज़ीनेस आ गई, देखो एक्सेप्शनल आर ऑलवेज़ देयर, राइट? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े भी निकल जाते हैं। वो मैं नहीं बोलता एक सर्कमस्टेंस है, बट जनरल सेंस में अगर बात करूँ, तो आपको हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड रहना है, उसके बाद आपका क्लियर हो जाता है। अच्छा, जैसे ही बच्चे ने 12th की, हाँ जी। तो उसे क्या करना है सीए बनने के लिए? एक थोड़ा-सा छोटी-सी मतलब बताएँ आप। हाँ, मैं आपको एक थोड़ा-सा पहले अपने सीए इंस्टीट्यूट के और सीए कोर्स के बारे में बता हाँ, देता ये हूँ। बता दीजिए। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, हमें हमसे भी पूछते थे कि भाई आपने सीए कौन से कॉलेज से करी है? हाँ जी, एक जनरल सवाल आता है कि सीए कौन से कॉलेज से करी है? हाँ जी, तो ऐसा कोई हमारे सीए की जो एजुकेशन है, उसमें कोई कॉलेज नहीं है, ठीक है। राइट? सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सीए एजुकेशन कैसे इम्पार्ट होती है। एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल एक्ट के अंदर एक इंस्टीट्यूट बनाया था जिसका नाम है आईसीएआई, ठीक है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो दैट इज़ एन अकाउंटिंग बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो जिसके अंदर मेंबर्स एज़ अ काउंसिल मेंबर्स वगैरह इलेक्शन के थ्रू सारा इंस्टीट्यूट रन होता है। सो उनको एक पावर दे दी है कि आप ये कोर्स डिज़ाइन करोगे और इस कोर्स को एग्ज़ीक्यूट करोगे। दैट इज़ सीए कोर्स। उन्होंने तो सारा जो सीए की जो भी एग्ज़ामिनेशन होती है या जो भी सारी चीज़ें होती है वो आईसीए टेकअप करता है। आईसीए के कोई कॉलेजेस नहीं है। आईसीए सिर्फ़ कोर्स डिज़ाइन करता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बच्चे के जो पेपर्स वगैरह होते हैं उनको कैसे अरेंज करना है वो पूरा एक करिकुलम डिज़ाइन करता है। आईसीए का काम ये है। तो पहली बात तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया एक ही बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इसके कोई कॉलेजेस नहीं है। अब इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कोर्स को। सबसे पहले पार्ट किया है फाउंडेशन, फिर उसके बाद किया है इंटरमीडिएट, फिर किया हुआ है फाइनल, राइट? सो फाउंडेशन इज़ द इनिशियल फेज़। कोई भी अगर 12th के बाद कोई भी बच्चा आता है तो उसको सबसे पहले फाउंडेशन क्लियर करना है। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद फिर वो तैयारी करता है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए, राइट? इंटरमीडिएट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उसको कुछ ट्रेनिंग्स करनी होती है। जैसे इनकी इंस्टीट्यूट की अपनी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल दे रखा है। 15-15 दिन की ट्रेनिंग करी, फिर वो किसी सीए फर्म को एनरोल कराएँगे अपने आप को। जो भी उनको बेस्ट लगे वो इंटरव्यूज़ देते हैं। आजकल जैसे बच्चे देखते हैं कि भाई कौन-सी सीए फर्म्स अच्छी हैं, कौन-सी नहीं है, वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। वहाँ पे रिज़्यूम डालते हैं, जहाँ पे सिलेक्शन होती है वहाँ जाते हैं, इंटरव्यूज़ क्रैक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी सीए फर्म्स में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं।
उनकी 2 साल की पूरी ट्रेनिंग होती है, वो 2 साल एज़ एन एम्प्लॉयी काम करते हैं वहाँ पे। उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, हर सीए फर्म का एक अपना स्टाइपेंड का क्राइटेरिया होता है। वो 2 साल वहाँ पे ट्रेनिंग करके उस एम्प्लॉयर से आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेके आते हो कि भाई हमने अब सीए ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। फिर आईसीएआई के एक आधे और एडवांस प्रोग्राम्स होते हैं, 15-15 दिन के और के, वो उनको क्लासेस करनी होती है। उसके बाद फिर 6 मंथ्स का गैप के बाद वो फाइनल के पेपर दे सकता है। तो ये पूरा कोर्स का डिज़ाइन है, जो भी हम सीए अगर करना चाहते हैं। तो 12th के बाद बात करूँ तो अगर कोई 12th के बाद डायरेक्टली जॉइन करना चाहता है, 12th के लिए फाउंडेशन के लिए एनरोल करा सकता है। इसके अंदर इन्होंने एक डायरेक्ट एंट्री कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है कि अगर कोई ग्रेजुएट बच्चा जॉइन करना चाहता है 12th के बाद कि भाई उसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसको पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, तो उनके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है कि वो भी जॉइन कर सकता है। तो उनको फाउंडेशन के पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट इंटरमीडिएट में पेपर दे सकता है इंटरमीडिएट का। सो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है 12th को। अच्छा, जैसे हम बाकी कोर्सेज़ करते हैं, उनमें रिज़र्वेशन सिस्टम होता है। हाँ जी। तो क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए में भी कुछ ऐसा है कि जैसे जनरल कैटेगरी या डिफरेंट कैटेगरीज़, या मतलब कुछ ऐसा है और जनरल रिज़र्वेशन सिस्टम, या ये नहीं है इसमें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो प्रोफ़ेशन डिज़ाइन्ड है, इसमें उन्होंने कभी भी कोई रिज़र्वेशन नहीं रखा हुआ। सो चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो या शेड्यूल कास्ट हो, उनको सबको एक ही दिया हुआ है क्योंकि दे बिलीव इन एक्सीलेंस, राइट? सो उनके हिसाब से उन्होंने कोई रिज़र्वेशन नहीं रखा हुआ है इसके अंदर। आप मेरिट के बेसिस पे क्लियर करते हो। इज़ देयर या एनी एज लिमिट फॉर डूइंग सीए? नो, कोई नो आप मैंने आई हैव सीन एग्ज़ाम्पल जहाँ पे 55-60 इयर्स में भी लोगों ने सीए करी है। राइट, तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर डूइंग सीएस। बहुत सारे होते हैं लोग जिन्होंने प्रैक्टिस पूरी जिंदगी भर सीए के काम में की बट डिग्री नहीं ले पाए, तो वो 55 की उम्र में डिग्री ली है। तो ऐसा कोई इसमें एज लिमिट नहीं है सीएस के अंदर। और कोई रिजर्वेशन नहीं है इसके अंदर। तो रिज़र्वेशन है तो कोई भी जाएगा तो उसको ऐसा नहीं है कि प्रेफ़रेंस मिलेगा हाँ, किसी भी चीज़ में। बिल्कुल। अच्छा, जो ये कोर्स है, इसमें टोटल खर्चा कितना आता है? मतलब फाइनेंशियली कितना इंसान के पास पैसा होना चाहिए? थोड़ा कॉस्टिंग बताएँ थोड़ी-सी इस कोर्स सर मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अगर कॉस्ट की बात करूँ, अगर मैं जितने भी कोर्सेज अपने टाइम पे भी जो मैंने एनालाइज किया, सीए सबसे सस्ता कोर्स है। मैं एक वैसे बताऊँ तो अगर वैसे बोलूँ आज के हिसाब से देखो तो इसमें कॉस्ट लगती ही नहीं है पूरे सीए कोर्सेज पे, राइट? क्योंकि आपका पूरे अगर मैं पूरी जर्नी जो बता रहा हूँ, 4 साल की जो कोर्सेज है, 4 साल के कोर्स में हमसे इंस्टीट्यूट जो पैसा लेता है, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है, जो एनरोलमेंट फ़ीस है और जो भी ये एडवांस प्रोग्राम कर रहे हैं, टोटल विदिन 1 लाख रुपीज़ में आ जाता है। टोटल पूरे 4 साल है। का कोर्स। सो मेरे हिसाब से तो ये सबसे सस्ता कोर्स है क्योंकि आज हम अगर कोई भी दूसरे कोर्सेज़ देखते हैं इसके कॉम्पिटिशन में, तो आज मतलब मैंने देखे हैं कोर्सेज़ जिसमें साल में 5-5, 6-6 लाख रुपए फ़ीस जा रही है। इसमें पूरा कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि विदिन 1 लाख रुपीज़ आप सीए कर सकता है अगर कोई मेहनती बच्चा है। आजकल प्राइवेट ट्यूटर्स के ट्रेंड हो गए हैं। लोग प्राइवेट ट्यूशन्स ले रहे हैं, उस पे खर्चा कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट। मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट टोटल 1 लाख रुपीज़ में और वो आपको 2 साल स्टाइपेंड भी दे रहा है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो। अगर इनडायरेक्टली बोलूँ तो इट्स अ मतलब कॉस्ट फ्री एजुकेशन। अगर कोई डेडिकेटेड बच्चा हो, जो डेडिकेटेडली मेहनत करके अपने बल पे अगर सारी चीज़ें करना चाहे विदाउट एनी क्लासेस, विदाउट एनी प्राइवेट ट्यूशन्स, तो वो फ्री में कर सकता है क्योंकि वो जितना एक्सपेंस इसमें कर रहा है उतना तो उसको स्टाइपेंड मिल जाना है 2 इयर्स के अंदर। हुँ, हुँ। So cost wise it is very economic and reasonable and it is reachable to every sector। like अगर मैं बोलूँ चाहे वो चाहे कोई गरीब फैमिली हो, चाहे रिच फैमिली, यू कैन फाइंड एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन सीए। कभी उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यू कैन सी रिच, यू कैन सी पुअर। आप बहुत अलग-अलग बैकग्राउंड से देखते हैं सीएस के अंदर जिन्होंने सीएस एनरोल कराता है। तो इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स। अच्छा, आप एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी, मतलब बहुत साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हैं, हाँ जी। कोई ऐसी हर्डल्स आई हों, अपनी थोड़ी-सी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बात की हाँ, कि ऐसा हुआ कुछ लाइफ़ में, कुछ शेयर करना चाहो तो? बिल्कुल सर। देखो सीए बनने के बाद सबसे पहले मैं किसी एक सीए फर्म में जॉइन करा था एज़ अ एम्प्लॉयी बोलूँ। बट अल्टीमेटली मेरा एम था कि मुझे अपना खुद का ऑफ़िस करना है। खुद की प्रैक्टिस करनी है। तो वी स्टार्टेड विथ लाइक वी आर 5 फ्रेंड्स जो हम साथ ट्रेनिंग करते थे। हमने पाँचों ने मिलके हमने डिसाइड किया भई अब फर्म खोलते हैं। हम पाँचों ने फर्म स्टार्ट किया था। बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट किया था एंड
उस टाइम पे चलो अच्छा किसी की शादी नहीं हुई थी, तो खर्चे भी नहीं थे ऑब्वियसली। तो स्टार्टिंग के इनिशियल 2-3 साल तो इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप ऑब्वियसली कोई भी फर्म आप जो है जब स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल लेवल पे आप अपना घर का खर्चा भी नहीं चला सकते, या अपना खर्चा भी नहीं निकाल सकते जब आप स्टार्ट करते हो एज़ अ प्रैक्टिस। जॉब में गया तो वो ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट कि उसका पे स्केल स्टार्ट हो जाता है। 2-3 साल की मेहनत बहुत करी थी हमने, बहुत छोटे ऑफ़िसेज़ से अलग-अलग जगह पे हमने किया, क्योंकि हमारे ना सीएज़ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। वी आर नॉट अलाउड टू मार्केट, क्योंकि इसको एक इतना एथिकल प्रोफ़ेशन बोला हुआ है कि आप क्लाइंट के पास नहीं जा सकते, क्लाइंट घूम के अपने पास आना है आपके पास। सो इ उस टाइम पे फिर क्या होता था कि रेफरल्स होते थे, भाई घर के रिश्तेदारों के रेफरल्स हो गए, घर की फाइलें सँभाल ली कि भाई घर के उसने दे दिया, उसके चाचा की फाइल सँभाल ली, उसके काम वी स्टार्टेड विथ दैट जर्नी। फिर उन्होंने अपनी इधर-उधर बातें करी, उन्होंने आगे रेफर करा, उसी तरीके से फिर हमने ओवर द पीरियड फिर एक्सपैंड किया। सो दिस इज़ हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड लाइक। तो दैट वाज़ अ डिफिकल्ट फेज़ स्टार्टिंग के जो 2-3 साल थे। अच्छा जितेंद्र, ये एक मैसेज बच्चों के लिए, बस मोटिवेट हो जाएँ वो, कि हाँ, सीएमए के आप डायरेक्टली उनको बच्चों को मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, देखो मैंने तो सीए करके अपनी लाइफ़ चेंज कर ली। आज आई एम सेल्फ सस्टेनेबल, मेरी फैमिली, 2 बच्चे, एंड वी आर आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोफ़ेशन। तो सीए एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो सीए में ना तो कभी आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखेगी। अगर आपने सीए कर लिए, कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिखेगी, और अगर आपकी कहीं जॉब भी अगर आप नहीं करते, तो आप घर बैठ के आप इतना तो कर सकते हो कि आप अपनी फैमिली सस्टेन करो। सो दैट इज़ द मेन मोटिवेशन कि आप कहीं पे भी प्रैक्टिकली किसी सीए को नहीं देखा होगा, जो आप ये बोल सकते हैं यार ये तो घर पे बैठा कमा नहीं रहा कुछ भी। समहाउ सीएज़ मैनेज कर लेते हैं आइदर थ्रू जॉब या फिर अपनी प्रैक्टिस के अंदर, दे कैन सस्टेन देयर फैमिली वेरी ब्यूटीफुली, अच्छे से। थैंक यू सो मच थैंक जितेंद्र यू। गोयल जी आपका। तो बच्चों, आज जो हमारी ये सीरीज़ थी, इसमें आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या काम है, और अगर अब भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट और मेल कर सकते हैं। डायरेक्ट सीए जितेंद्र गोयल जी आपको उनके आंसर देंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना थैंक टाइम यू सर। निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।